हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आज हम कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन टॉपिक का 1 मार्क्स का क्वेश्चंस क्लास 10th बोर्ड्स के लिए। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन का 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 एंड 5 मार्क्स से सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और आज से हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन का टॉपिक। और जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन का टॉपिक पूरा का पूरा बेस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, हर सीरीज़ में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस डिस्कस कराया गया है, उसी तरह से हम रिफ्रैक्शन को भी कवर करेंगे। और जिस तरह से मैं रिफ्लेक्शन में मैंने आपको हर एक पॉइंट पे हर एक क्वेश्चन पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था, यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिले ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको आपका कवर होता जाए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन से, मतलब पिछली बार या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2005 से लेकर के 2019 के बीच में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, और अच्छा होगा अगर आप साथ ही साथ मेरे नोट्स बनाते चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कम लें क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा दम होता नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चंस हम करेंगे थ्योरी का भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपके पास यहाँ पे सामने दिखाई पड़ रहा है, दैट इज़ ये कुछ एक डायग्राम बनाकर दे दिया है हमें और पूछ रहा है हमसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए विल बी, ऑप्शंस आर ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी और ज़ीरो। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कोशिश करूँगा आपको समझाने का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या और इसको किस तरह से हम समझते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। जैसे कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है, इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल आप लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हो, डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हो लेंथ, जैसे मीटर, किलोमीटर। उसी तरह से एक क्वांटिटी है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑप्टिकल डेंसिटीज़ को मेजर करता है। नाउ आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। तो बच्चों ऐसा मीडियम जो जहाँ से लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रेवल हो सके, लाइट आर पार हो सके, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम्स। ओके, वो मीडियम पानी हो सकता है, पानी से भी लाइट आर पार जा सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं जो जहाँ से लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए, उसे कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम को मेजर करने के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी है उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एन से रिप्रेजेंट करो, या तो म्यू से रिप्रेजेंट करो, या फिर सिर्फ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI लिख दो। तो बहुत अलग अलग सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। NCERT बुक में सिंबल यूज़ किया गया है N मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। N21 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। नाउ इसे लिखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ध्यान देना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। डेंसर एंड रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रेयरर मीडियम। तो अब आपको यहाँ पे लॉज पता होना चाहिए कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ जाता है तो वो बेंड किधर करता है और क्यों करता है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट आपको बता दूँ, आप अगर आप नोट्स में लिखना चाहो तो इसे लिख लो, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं फिर से। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा, ये समझ लो, जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है, तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। रेयरर से डेंसर जाने पे लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, और डेंसर से रेयरर जाने के टाइम लाइट अवे नॉर्मल बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इतना बेसिक्स के साथ, इतना थ्योरी के साथ हम ये क्वेश्चन सब करते हैं। अब देखिए लाइट रे मीडियम ए से इंसिडेंट हो रहा है, मीडियम ए से इंसिडेंट हो रहा है, हमें नहीं पता मीडियम ए रेयरर है डेंसर है, हमें नहीं पता मीडियम बी रेयरर है डेंसर है, हम कोशिश करेंगे समझने का यहाँ पे। तो लाइट रे व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस मीडियम, ये इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पे, अगर ये बेंड नहीं करता, देखो ये दूसरे मीडियम में जब गया वो बेंड कर गया, अगर ये बेंड नहीं करता तो सीधा सीधा इस पाथ को चला जाता, बिल्कुल सीधा सीधा चला जाता।
बट ये लाइट रे किधर बेंड कर रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। ये लाइट रे बेंड कर रहा है इस डायरेक्शन में, इधर बेंड कर रहा है। और देखो ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ये नॉर्मल है। नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है किसी भी इंटरफेस पे। मीडियम ए और मीडियम बी को सेपरेट करने वाला लाइन ये है। ये लाइन मीडियम ए और मीडियम बी को सेपरेट कर रहा है। तो इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर आप बनाओगे इसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये हो गया आपका नॉर्मल लाइन। अब देखो ये जो लाइट है, अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधा सीधा इस तरह से चला जाता, बट ये लाइट अपने पाथ से इस तरफ बेंड कर रहा है। तो ये नॉर्मल है। लाइट क्या नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है? बिल्कुल, लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल वाला केस यहाँ पे, तो लाइट जब रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। दैट मीन्स ये जो मीडियम है हमारे पास, रेयर से जब डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स मीडियम बेंड करता है। मतलब ये जो मीडियम है हमारे पास, ये मीडियम है रेयर मीडियम, ये मीडियम है रेयर मीडियम। और ऊपर वाला जो मीडियम आपको दिखाई पड़ रहा है ये है डेंसर मीडियम। दिस इज द डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। अब हमसे पूछ रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम में। इसको लिखते हैं हम इस तरह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। अब यहाँ पे एक और बात समझो, अगर डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज़्यादा होगा? याद रखना, डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटीज़ को मेजर करता है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है उस मीडियम का, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और क्योंकि ये रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू है। डिनोमिनेटर में है मीडियम ए, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो डिनोमिनेटर में अगर कम वैल्यू हो तो पूरा का पूरा रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू हो तो पूरा का पूरा रेशियो लेस देन 1 होता है। ये मैथमेटिक्स है, याद रखना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नीचे का डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो तो पूरा रेशियो हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और ये डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा हो तो पूरा रेशियो हो जाएगा ग्रेटर देन 1। अब ये इसलिए हुआ, देखो हम अभी जान रहे थे यहाँ से कि इक्वेशन हम बना सकते हैं। हमने अभी देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम बी इज़ मोर, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेरिजन में ज़्यादा है। अब इसी वाले टर्म को, इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो यहाँ तो 1 बचेगा ना, तो फाइनली ये रेशियो आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? फाइनली ये रेशियो आ जाएगा क्या? जस्ट अ सेकेंड, चलो दिखाई पड़ रहा है। एक बात और समझ लो यहाँ पे, इसको दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते थे। किस तरह सोच सकते थे आप? देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी किसके किसके टर्म्स में है? मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम है, रिलेटिव मतलब ये डिनोमिनेटर में चला गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज़ ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, मीडियम ए। क्या ये फिगर देखकर समझ आ रहा है? देखो फिगर देखकर ऐसे समझ आ रहा है, क्योंकि लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है तो ये डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। मैंने यहाँ पे बता रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। अब इस वाले टर्म को इधर ले आओ, एन बी डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो एन ए। क्या ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया? इधर से ये वाला टर्म इधर आ गया तो यहाँ 1 बचा ना, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। इट विल बी ग्रेटर दैन यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1, इट विल बी ग्रेटर दैन यूनिटी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। बस आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कब होता है, कम कब होता है, और इसमें जब रेज ऑफ लाइट चला जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है, और किस तरह से बेंड करता है, वो सारी बातें। आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अ लेंस। अब यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पावर ऑफ अ लेंस को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको थ्योरी तो पता होगा कि पावर ऑफ अ लेंस होता है 1/4 फोकल लेंथ, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बट उसके बावजूद भी कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाता है, क्योंकि आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए, और आप जब थ्योरी का क्वेश्चन करो और जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लगाओ इसमें, तो आपको प्रॉपरली समझ आए कि आप कर क्या रहे हो।
ज़रा ये बात देखो, बताओ पावर को हम मैथमेटिकली किस तरह डिफाइन करते हैं? पावर इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंस। मतलब ये कि पावर हम उसे कहते हैं कि सपोज एक लेंस है आपके पास और वो लेंस बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है या बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, तो उस लेंस का पावर ज़्यादा होगा। पावर ऑफ कन्वर्जिंग और पावर ऑफ द एबिलिटी टू कन्वर्ज और द एबिलिटी टू डाइवर्ज। इफ़ अ लेंस इज हैविंग अ ग्रेटर एबिलिटी टू कन्वर्ज और अ ग्रेटर एबिलिटी टू डाइवर्ज, तो उस केस में पावर ज़्यादा होगा उस लेंस का। आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Power of a lens is defined as the ability of a lens to converge or diverge the rays of light। ये भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है that it is the reciprocal of focal length। आइए समझते हैं। Power is the ability to converge or diverge। एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है या डाइवर्जिंग लेंस होता है? आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ये है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। अगर हम इस कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं और यहाँ से कुछ रेज इंसिडेंट करें, पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। आई होप आपका रे डायग्राम कंप्लीट होगा। इन्फिनिटी से ये रेज आया। अब ये रेज या तो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो सकता है, या तो ये रेज बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो सकता है, या तो बहुत कम कन्वर्ज हो सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी कि बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा हो, दूसरा पॉसिबिलिटी ये, अगेन हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा पॉसिबिलिटी है ये, समझिएगा, दूसरा पॉसिबिलिटी ये। ये लाइट रेज आया और ये देखो इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ज़्यादा कन्वर्ज कौन कर रहा है? रेट ऑफ कन्वर्जन किसका ज़्यादा है, फर्स्ट लेंस का या सेकंड लेंस का? आप बताओ। फर्स्ट लेंस का ऑब्वियसली, कि ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है और ये बहुत धीरे धीरे आराम से कन्वर्ज कर रहा है। अगर इसी लाइन को हम बिल्कुल टिल्ट करके इस तरह से बना दें तो कन्वर्जिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों के केस में पावर ऑफ कन्वर्जिंग या एबिलिटी टू कन्वर्ज इस वाले लेंस का ज़्यादा है, तो इस वाले लेंस का पावर भी ज़्यादा होगा और इस वाले लेंस का पावर भी कम होगा। देखो जिस लेंस, जो पतला लेंस होता है ना, बहुत पतला लेंस, लगभग लाइन के बराबर इतना पतला लेंस, इसका फोकल लेंथ भी बड़ा होता है, ठीक है। और जो लेंस थोड़ा सा थिक हो, इसका फोकल लेंथ भी कम होगा। इसको आगे समझाएंगे, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा था, इनको लेकर कंफ्यूज मत होना। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या है ये, पहले इतना ही समझ लो दैट जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा या जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा वो होता है पावर। अगर इसी को आप कॉन्केव लेंस के फॉर्म में देखोगे, कॉन्केव होता है डाइवर्जिंग लेंसेज, तो लेंस रे ऐसा गया पैरेलल लाइन, ओके। अगर ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड। अगर ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है तो इस केस में ये लेंस हो जाएगा ग्रेटर पावर का, और अगर बहुत कम डाइवर्ज कर रहा है तो उसका पावर हो जाएगा कम। सिंपली अगर आपको 2-3 लेंस दे दे और पूछे कि किसका पावर ज़्यादा है, तो आप देखो कौन कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है और कौन कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, वहाँ से आप पावर निकाल सकते हो। दैट मीन्स पावर कैन बी डिफाइंड एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी। अब हम एक और बात यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखो कॉन्केव लेंस, इस कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज करने के बाद ये रे प्रोड्यूस करने पे पीछे की तरफ कुछ यहाँ पे मिलेगा, कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस, ये फोकस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। एक ये लेंस हो गया, दूसरा लेंस देखो, ये दूसरा लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया। यहाँ पे अगेन एक पैरेलल रे, आफ्टर दिस रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज करेगा और यहाँ से पास करेगा, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ ये होगा। अब ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ। अब आपको ये बताना है यहाँ पे पावर किसका ज़्यादा है और पावर किसका कम है, आपको ये बताना है। देखो यहाँ पे डाइवर्ज ज़्यादा कर रहा है रेस,
बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर गया, फोकल लेंथ यहाँ पे आ गया, ये बहुत कम डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका पावर कम होगा और इस वाले लेंस का पावर ज़्यादा होगा। अब कॉनकेव, अब फोकल लेंथ के फॉर्म में समझो, फोकल लेंथ के टर्म्स में अगर ये कन्वर्ज कम कर रहा है तो इसका फोकस यहाँ पे बना, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, मान लो इस फोकल लेंथ को f1 ले लेते हैं और इस फोकल लेंथ को f2 ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से पता चल रहा है दैट f1 इज़ ग्रेटर देन f2। इस वाले लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है और इस वाले लेंथ का फोकल लेंथ कम है। इसका फोकल लेंथ ज़्यादा, इसका फोकल लेंथ कम, सो f1 इज़ ग्रेटर देन f2। बट अगर आप कन्वर्जिंग पावर को देखोगे तो जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है वो कम कन्वर्ज कर रहा है, जिसका फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है वो कम डाइवर्ज कर रहा है और जिसका फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है। आपको पता है अगर ज़्यादा डाइवर्ज करेगा तो फोकल लेंथ फाइनली कम होता जाएगा, घटता जाएगा अगर रेज इस तरह से जा रहा है। और ये देखो जैसे यहाँ पे ये डाइवर्ज कर रहा था, अगर ये ज़्यादा डाइवर्ज करता, अगर ये रे यहाँ से ऐसे चला जाता तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने में फोकल लेंथ यहाँ पे आता, और प्रोड्यूस करते और डाइवर्ज कराते तो यहाँ आता, और डाइवर्ज कराते तो यहाँ आता, तो फोकल लेंथ शिफ्ट करता जाता। तो पावर ऑफ अ लेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द रेसिप्रोकल और इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। इन्वर्स रिलेशन है पावर और फोकस में। फोकल लेंथ में फोकल लेंथ ज़्यादा पावर कम, फोकल लेंथ ज़्यादा, देखो पावर कम आ रहा है इसका, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है इसका, इसके कंपैरिजन में फोकल लेंथ ज़्यादा तो डाइवर्ज कम किया, मतलब इसका पावर कम हो गया। और यहाँ पे देखो फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम, डिनोमिनेटर का वैल्यू घटाओगे ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे ये घटेगा, इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पे। तो फोकल लेंथ बढ़ा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा। यहाँ फोकल लेंथ कम था इसीलिए इस लेंस का डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा था, डाइवर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा था, ये ज़्यादा डाइवर्ज किया। ज़्यादा डाइवर्ज करने का मतलब है जितना ज़्यादा डाइवर्ज उतना ज़्यादा पावर। तो पावर को आपको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के टर्म्स में भी मैंने समझा दिया और फोकल लेंथ के टर्म्स में भी मैंने समझा दिया। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अगर आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखोगे तो जो लेंस जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा या जो लेंस जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा उसका पावर उतना ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ के टर्म्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ देखो जो कम डाइवर्ज करता है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाता है, जो ज़्यादा डाइवर्ज करता है उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है। तो फोकल लेंथ पावर पे इन्वर्सली रिलेटेड होता है, इसीलिए हम कहते हैं दैट इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू 1/P इज इक्वल टू 1/F। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/F, ये यहाँ से ही आया है, तो फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू 1/F। दिस इज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और रीजन भी पूछता है कि क्यों। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। जैसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली रिलेटेड होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट से, इस बात को याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ले विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो इसका मतलब है अगर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इन्वर्सली रिलेटेड स्पीड ऑफ लाइट उसी मीडियम में, तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1/V1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्स रिलेशन है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम n2 को लिख सकते हैं 1/V2। अब इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, n1 का वैल्यू 1/V1, ओके, n2 डिवाइड में है तो डिवाइडेड बाई n2 का वैल्यू 1/V2। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या इन्वर्स रेशियो ले लोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन बीच में लगा दोगे तो ये पलट जाएगा, V2/1 आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा V2/V1। देखो V2/V1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये कहाँ से आया है, इस वाले रिलेशन से आया है, इस वाले रिलेशन से याद रखना है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब इसको लॉजिकली समझते हैं। देखो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि वो डेंसर मीडियम है। अब डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, याद रखना। डेंसर मीडियम में क्या होता है, लेस स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है ना।
अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे से कोलाइड, लाइट जब पास करेगा तो पार्टिकल से कोलाइड करेगा जिसके कारण उसका स्पीड कम हो जाता है। बट रेयर मीडियम के साथ क्या केस है, उसका जस्ट अपोजिट। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। इन केस ऑफ रेयर मीडियम में क्या होता है, मोर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर स्पीड ऑफ लाइट। रेयर मतलब कि उसका डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम का मतलब उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। रेयर मीन्स पार्टिकल का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, मीडियम के अंदर कम पार्टिकल्स हैं, तो जब लाइट जाएगा मीडियम के अंदर तो कम पार्टिकल से लड़ेगा भिड़ेगा, मतलब कोलिजन कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा ही आएगा। जैसे एक बहुत बिजी रोड में तुम कार चला रहे हो और बहुत बिजी रोड है तो मतलब वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो कार धीरे धीरे चलाओगे, और अगर खाली रोड में कार चलाओगे तो वहाँ पे रोड बिल्कुल खाली है, कोई है ही नहीं, तो बहुत तेज़ में जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट को मान लो कार और डेंसिटी मान लो कि वो कार्स वगैरह जो रोड में होते हैं। तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। देखो डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, सिंपल सी बात है। तो इस रिलेशन को हमेशा याद रखना। अब क्यों इसका यूनिट नहीं होता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऊपर देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्म का, इस वाले क्वांटिटी का, इस ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और नीचे वाले का भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ से भी आप देख सकते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, मतलब यूनिटलेस हो गया। या फिर स्पीड ऑफ लाइट से समझ लो, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, कैंसिल हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे आपको लिखना है दैट इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक और बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको भी समझ लो। देखो टॉपिक्स बहुत सारा है, क्वेश्चन से टॉपिक्स बहुत सारा निकलता जाता है और मैं उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे टॉपिक्स को साथ साथ डिस्कस करता जाता हूँ, इसीलिए आपका जो भी आप ढंग से देखोगे तो आपका टॉपिक प्रॉपर कंप्लीट होता जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है, पहले फर्स्ट मीडियम आ रहा है उसके बाद सेकंड मीडियम आ रहा है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का जस्ट अपोजिट रिलेशन है, तो क्योंकि सेकंड मीडियम बाद में आ रहा है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट में आएगा, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इस वाले मीडियम का पहले आएगा डिवाइडेड बाय इस वाले मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट बाद में आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे जो रिलेशन स्टैब्लिश किए थे वही है, इनटू, अब यहाँ पे देखो पहले 2 है उसके बाद 1 है, स्पीड ऑफ लाइट में पहले 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट नीचे में बाद वाला टर्म आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा। यहाँ 2 1, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, यहाँ 2 1, V1 से V1 कट गया, V2 से V2 कट गया, आंसर क्या आया 1। तो इसका रिलेशन हमेशा याद रखना 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। अभी हमने देखा दैट पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लेंस इज ऑल्सो नोन एज पावर। तो पावर को हम लिख सकते हैं 1 बाई फोकल लेंथ। अब 1 डायोप्टर क्या होता है, जब फोकल लेंथ 1 मीटर का हो जाए तो पावर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई मीटर, 1 डिवाइडेड बाई 1 मीटर जिसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 मीटर जिसको हम लिख सकते हैं 1 पर मीटर, इसे ही हम कहते हैं 1 डायोप्टर। अगर ऐसा लेंस आपके पास है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर का है, एक ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर का है, उस फोकल लेंथ वाले लेंस का पावर 1 डायोप्टर आता है। एक लेंस ले लो जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, वो लेंस कितना पावर प्रोड्यूस करेगा 1 डायोप्टर का। तो 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, सिंपली वहां से आंसर आ गया। नेक्स्ट इज स्टेट अ कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग 1 मीडियम टू अनदर। सिर्फ एक कंडीशन पूछ रहा है यहाँ पे, मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगा, वो दोनों कंडीशन आपको याद रखना है। सो स्टेट अ कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई रिफ्रैक्शन ना हो। बेसिकली रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा, कई बार पूछ लेता है रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट होता है। रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, रीजन फॉर रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट is different in different medium।
इन डिफरेंट मीडियम। हमने देखा ना अभी, ये इसका रीज़न है। ओके, हमने अभी देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में कम होता है, स्पीड ऑफ लाइट रेयर में कम होता है। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल करता है तो डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम था, जैसे ही वो रेयर में गया स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गया तो क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगा। उसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड रिफ्रैक्शन? The reason behind the refraction is that the speed of light is different in different medium, and hence when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it bends away from the normal or towards the normal. It bends भी आप लिखोगे तो सही हो जाएगा, it bends, क्योंकि speed of light अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ये सिंपल इसका रीज़न है। Now what is the condition जहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं? कोई रिफ्रैक्शन का मतलब है कोई बेंडिंग, कोई भी बेंडिंग ना हो। नो रिफ्रैक्शन मीन्स नो बेंडिंग। तो नो बेंडिंग वाला कंडीशन क्या क्या हो सकता है? एक कंडीशन तो ये होगा कि ये मान लो मीडियम ए है और ये मान लो मीडियम बी है। एक कंडीशन तो ये होगा कि लाइट रेज सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा 90 डिग्री पे, इस प्लेन से 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, और जब ये प्लेन से 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो ये सीधा सीधा दूसरे मीडियम में चला जाएगा, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो आपको आंसर लिखना है कि ड्यूरिंग नॉर्मल इंसिडेंस, ड्यूरिंग नॉर्मल incidence, during normal incidence there is no refraction. During normal incidence there is no refraction. अब थोड़ा नॉर्मल इंसिडेंस भी समझ लो, ये मिरर के केस में भी मैंने डिस्कस किया था नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है। देखो, नॉर्मल इंसिडेंस में जो लाइट रे होता है वो नॉर्मली इंसिडेंट होता है। अगर हम इस वाले इंटरफेस पे, ये मीडियम ए और ये मीडियम बी है, इन दोनों मीडियम को ये इंटरफेस है जो सेपरेट कर रहा है, तो इस पे हम 90 डिग्री बनाएंगे तो ये नॉर्मल कहलाएगा। ये पूरा नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, ये नॉर्मल है इस इंटरफेस के ऊपर। अगर लाइट रे ऑब्लिक इंसिडेंस करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया। अगर ये ऑब्लिक इंसिडेंस करेगा तो बेंड करेगा। लेकिन अगर हम लाइट रे को जस्ट नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट करें, इसी के ऊपर ये लाइट को इंसिडेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे लाइट रे बेंड नहीं करेगा, ये सीधा सीधा नीचे आ जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान देना मैंने रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है, रिफ्रैक्शन लिखा है, दोनों बराबर होता है 0 डिग्री के, दोनों 0 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे तो सेम ही लाइन में, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना है कि ये 90 है, नहीं, 90 डिग्री प्लेन ऑफ द या फिर इंटरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, ये 90 डिग्री है। बट नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, देखो ये नॉर्मल और इंसिडेंट भी इसी के ऊपर, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। इंटरफेस से इंसिडेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, बट नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। उसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। तो एक हो गया नॉर्मल इंसिडेंस का कंडीशन। दूसरा कंडीशन तब होगा जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस सेम हो जाए। जैसे इस मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी भी 1 है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हुआ ही नहीं तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तभी चेंज करता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, मतलब जब मीडियम बदले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम भी है 1, मतलब दोनों सेम मीडियम है। दो सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बराबर होगा, हमेशा सेम होगा। तो ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है, तो मीडियम चेंज हुआ ही नहीं। और जब मीडियम चेंज नहीं हुआ तो आप लाइट को किसी भी तरह से इंसिडेंट कर दो। जब मीडियम चेंज हुआ ही नहीं तो लाइट को किसी भी तरह से इंसिडेंट करोगे, हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। अब यहाँ पे ये केस देखो, मान लो लाइट को हम ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसे, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, मतलब दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम ही रहेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहा, मतलब नो बेंडिंग होगा ही नहीं, लाइट सीधा सीधा चला जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी तरह का इंसिडेंट रे यूज़ कर सकते हो आप, या तो ऑब्लिक इंसिडेंस यूज़ करो, या तो ये यूज़ करो, या तो ये यूज़ करो, या तो किसी तरह से भी इंसिडेंट करोगे, लाइट बेंड कभी नहीं करेगा। तो दो रीज़न यहाँ पे है, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हम करते हैं तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा। और अगर सेकेंड रीज़न है, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तब भी कोई बेंडिंग नहीं होगा। ओके, सो ये 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोर क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, और अगर 1 मार्क्स का और भी कुछ क्वेश्चंस होगा तो वो भी कवर कर लेंगे। उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगले क्लास में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।